हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर enjoying योर लाइफ। दोस्तों, मैंने आपको एमए फर्स्ट ईयर में आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे, वो भी हैंड रिटन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी मैंने सोल्व करवाए थे और उनकी वीडियोस आज भी आप देख सकते हैं। और आपको याद होगा, किसी ने अगर वो क्लासेस अटेंड किए हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से बने थे, आपकी हेल्प हुई थी। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में अपन सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों MHI 108। जून 2025 में जो आपका पेपर लगा था उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे, और हर बार की तरह मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा एक एक बात। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का पर्यावरणीय इतिहास, एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये आपकी किताब का नाम रहेगा। शानदार किताब है। 100 नंबर का आपका पेपर आता है और टाइम आपको वही 3 घंटे का मिलता है। पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए। तो ये बेसिक सी डिटेल थी, अपने को नेचर भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हर सवाल है ना 20 नंबर का आता है। 20 नंबर का यहाँ पे सवाल आएगा। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पर्यावरण का इतिहास अंतः विषयक यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी चरित्र का है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ में आपको समझाना है। समझ में आया इसमें आपको क्या लिखना है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि देखो, पर्यावरण का इतिहास जब भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये खुद में एक डिसिप्लिन है। पर्यावरण का इतिहास, इसके अंदर है ना हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, जो कि समाजशास्त्र से हम हेल्प लेते हैं, इतिहास से हेल्प लेते हैं, राजनीति विज्ञान का भी अपन कुछ कुछ पॉइंट इसमें लिखते हैं, और अनेक सब्जेक्टों का हम कुछ कुछ जो बातें हैं वो पर्यावरण के इतिहास में शामिल करते हैं। और कुल मिलाकर के इसी बात को हम कह रहे हैं कि जो पर्यावरण का इतिहास है अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे जो विषय हैं वो शामिल हो जाते हैं, और उन्हीं की सहायता से हम अच्छे से समझ पाते हैं पर्यावरण का इतिहास। उदाहरण के साथ में आपको बताना है। शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं। पर्यावरणीय इतिहास वास्तव में अंतः विषयक है, जो पूरे इतिहास में मानव और पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान और विधियों का उपयोग करता है। यह पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों, देखो नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है, बायोलॉजी आता है ना, इकोलॉजी आता है, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, ये सब प्राकृतिक विज्ञान होते हैं। और सामाजिक विज्ञान जैसे कि आपका सोशियोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है, और इतिहास व साहित्य जैसे मानविक विषयों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है। यानी कि देखो, प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, और सामाजिक विज्ञान जिसमें हम मानव और उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, और इतिहास व साहित्य, ये सब मानवीय के विषय होते हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं। तो कुल मिला के ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इनसे कुछ कुछ बातें हम, इनकी कुछ विधियाँ, इनके कुछ सिद्धांत हैं, हम अप्लाई करते हैं और एक नया सब्जेक्ट बन जाता है पर्यावरण का इतिहास। तो देखो आगे देखो आप, इतिहास के पर्यावरणीय मुद्दे बहुआयामी हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में अपने को जो भी इश्यूज समझना है कि जंगलों की कटाई क्यों हो रही थी, है ना, और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहे थे, राइट। तो ये सब जो बातें हैं वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि इनके बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, जिसमें न केवल हम पारिस्थितिकी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन हम करते हैं कि किस तरह से पर्यावरण के इतिहास में सांस्कृतिक बदलाव आए, आर्थिक परिवर्तन आए, और समाज किस तरह से बदला। उदाहरण देखो, आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना था ना। देखो इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, पर्यावरणीय इतिहास को पारिस्थितिकी समझ के साथ में जोड़ना है आपको। तो पर्यावरणीय इतिहासकार अतीत की मानव गतिविधियों और उनके पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए दस्तावेजों, मानचित्रों, मौखिक इतिहास, ऐतिहासिक अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं। जितने भी इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस हैं दोस्तों, वो अतीत को समझने के लिए, यानी कि इंसानों की जो गतिविधि हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब कुछ समझने के लिए मानचित्रों का, यानी कि मैपिंग वगैरह का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, मौखिक इतिहास,
ऐतिहासिक अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं। वे अतीत के पारिस्थितिक तंत्रों के पुनः निर्माण और प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए पराग विश्लेषण, पराग को क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और पराग होता क्या वैसे, देखो फूल के ऊपर पाउडर टाइप का एक पदार्थ या सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि मतलब अगर त्वचा पे लग जाए तो हो सकता है एलर्जी हो सकती है। तो परागों का विश्लेषण किया जाता है। वृक्ष वलय, कभी कटा हुआ पेड़ देखना ध्यान से, ठीक है, जिसको आरी से काटा जाता है, उसके अंदर गोल गोल छल्ले से बने हुए होते हैं, वो आपको बता पाते हैं कि इस पेड़ की एज उम्र कितनी है, कौन से साल में बहुत भयंकर सूखा या बहुत भयंकर सर्दी पड़ी होगी, वो आपको उस ट्री की रिंग बता देती हैं। उनका अगर कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो उस हिसाब से चीज़ें सामने आती हैं। और पशु जनसंख्या रिकॉर्ड जैसे पारिस्थितिक डेटा का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण देखो आप, 17वीं और 18वीं शताब्दी में न्यू इंग्लैंड में वनों की कटाई का अध्ययन करने हेतु लकड़ी काटने की प्रथाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांच की गई थी। आखिर देखो कुछ कुछ तो कारण ये थे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और उसके लिए कारखानों और फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, रेलवे के विकास के लिए जंगलों को काटना ज़रूरी था। तो इसलिए कुछ वहाँ पे इस तरह का अध्ययन किया गया कि ये सब क्यों हुआ, जंगलों को क्यों काटा गया। तो इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और लकड़ी काटने की जो परंपराएं थी उनका विश्लेषण किया गया। सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेशन, यानी कि साथ में मिलाना या जोड़ना एकीकरण कहलाएगा। सामाजिक विज्ञान कौन से होते हैं, जैसे कि आपका समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये सब सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कहलाते हैं। और मानविकी में दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी आता है, कला साहित्य, ये सब मानविकी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं। तो इन दोनों ही जो क्षेत्र हैं इनका एकीकरण किया जाता है। पर्यावरणीय इतिहास इस बात की जांच करता है कि सांस्कृतिक विश्वासों, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक संरचना का मतलब है दोस्तों कि किस प्रकार से समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था या फिर वर्ग व्यवस्था प्रचलित थी और राजनीतिक प्रणालियों ने मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया है। अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शंस। इसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि विभिन्न समाजों ने लिंग, वर्ग और जातीयता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को किस प्रकार महत्व दिया है और उसका उपयोग किया है, उदाहरण, और उसको किस प्रकार से देखा है। ये हम पर्यावरणीय इतिहास में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए देखो आप, स्वदेशी भूमि प्रबंधन प्रथाओं पर औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना, जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत के जंगलों पर कंट्रोल लाने के लिए बहुत सारी वन नीतियाँ बनाई थी, तथा यह बताना कि किस प्रकार से इन नीतियों ने पर्यावरण और स्वदेशी लोगों के जीवन को आकार दिया था। प्राकृतिक विज्ञान को परिभाषित या शामिल करना। पर्यावरणीय इतिहासकार पर्यावरण को आकार देने वाली जैव भौतिक यानी कि बायोफिजिकल प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राकृतिक वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करते हैं, ठीक है, सहयोग करते हैं। वे अतीत में जलवायु में हुए बदलावों और मानव समाजों पर उसके प्रभावों को समझने के लिए जलवायु मॉडल का उपयोग करते हैं। वे मृदा अपरदन पैटर्न का विश्लेषण करने हेतु भूवैज्ञानिक डेटा का उपयोग भी करते हैं, जैसे कि जलवायु और कृषि पर पिछले ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभाव के अध्ययन करना, जिसके लिए ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और जलवायु वैज्ञानिकों के साथ सहयोग की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, पर्यावरण का आपको इतिहास अगर जानना है, हर एक बात जो कि आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको बहुत सारे स्पेशलिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, उनको साथ में लेकर चलना होगा। जैसे कि जलवायु और कृषि पर पिछले ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभाव का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो आपको ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और जलवायु वैज्ञानिकों को साथ में लेकर चलना होगा। किसी विशेष क्षेत्र में वनों की कटाई, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण और बाढ़ के बीच संबंधों की जांच के लिए इतिहासकारों, भूवैज्ञानिकों और जल विज्ञानियों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, उन तरीकों का मूल्यांकन कीजिए जिनसे अभिलेखीय स्रोत पूर्व आधुनिक काल में भारत के पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। 20 नंबर का सवाल है। तो आपको हर बार की तरह क्या करना है दोस्तों, 5 बार सवाल को रीड करना है, हिंदी में और इंग्लिश में भी कर लेना, ताकि डिज़ायर्ड जो आंसर है, रिक्वायर्ड जो आंसर है, वो आप अच्छे से लिख पाएँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो दोस्तों आपको 5 ही सवाल अटैम्प्ट करना है 10 में से, और वो बेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे अटैम्प्ट किए क्योंकि
पिछले सालों में जो पेपर लगे वहाँ से भी सवाल रिपीट होते हैं। तो कौन से तरीकों का मूल्यांकन करना है जिनसे अभिलेखे स्रोत पूर्व आधुनिक काल में भारत के पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। यानी कि पूर्व आधुनिक काल का मतलब होगा यहाँ पर कि हम बात करेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी से पहले का जो भारत था, वहाँ पर पर्यावरण किस तरह का था। तो कौन कौन सी चीज़ें समझने में मदद करेंगे हमारी प्राचीन ग्रंथ, भारत के पुरातात्विक अवशेष यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं, और कला स्रोत भारत के पूर्व आधुनिक पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करते हैं तथा बताते हैं कि लोग प्रकृति के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया किया करते थे, यानी कि प्रकृति के साथ सहअस्तित्व में थे, प्रकृति से ही अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते थे, एवं इस संबंध ने उनके समाज को किस तरह से आकार दिया है। पहला ग्रंथ हमारी हेल्प करेंगे, जैसे कि वैदिक ग्रंथ। इन प्राचीन ग्रंथों में प्राकृतिक दुनिया के अनेक संदर्भ या परिस्थितियाँ ऐसी बताई गई हैं जिसमें विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं, जंगलों, नदियों और पहाड़ों का वर्णन शामिल है। वे यह भी बताते हैं कि लोग किस प्रकार प्रकृति के पहलुओं जैसे कि वृक्षों, पशुओं और नदियों की पूजा और सम्मान करते थे, है ना। ये सब वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं। तो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल हिस्ट्री यहाँ से भी जान सकते हैं अपन, इंडिया की कैसी रही होगी। ये लोग सम्मान करते थे प्राकृतिक तत्वों यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स का। अर्थशास्त्री आपको जानते हैं कि आप कौटिल्य या फिर चाणक्य की एक किताब है शासन कला और अर्थशास्त्र पे। यह प्राचीन ग्रंथ कृषि वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, जंगल से संबंधित और खनन सहित संसाधन प्रबंधन प्रथाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट, यानी कि किसी सब्जेक्ट का डेप्थ में एनालिसिस करना अंतर्दृष्टि कहलाती है। तथा यह बताता है कि पर्यावरण का उपयोग और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता था। अन्य साहित्य देखो, प्राचीन भारतीय साहित्य जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य और बौद्ध और जैन ग्रंथ शामिल है, जिसमें अलग अलग भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप बताए गए हैं, पारिस्थितिक प्रथाओं और प्राकृतिक तत्वों के महत्व का वर्णन हमें मिलता है महाकाव्यों और बौद्ध और जैन ग्रंथों में। पुरातात्विक अवशेष किस तरह से मदद करेंगे हमारी, जैसे कि बहुत टाइप के होते हैं ना पुरातात्विक अवशेष, जैसे कि सिक्के। तो सिक्कों पर शासकों के चित्र, उनके नाम, उपाधियाँ अंकित होती है, जिससे हमें राजाओं के शासनकाल, राजवंशों की पहचान करने और उनका दिनांक निर्धारण करने में सहायता मिलती है। मोहरें और कलाकृतियाँ, हड़प्पा की मोहरें पर हाथी, गैंडे और बाघ जैसे जानवरों के साथ पवित्र वृक्षों का चित्रण है, जो प्रकृति के प्रति श्रद्धा और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संकेत भी हमें देता है। तो मोहरें और कलाकृतियाँ बहुत कुछ बताती है इन्वायरमेंट के इतिहास को लेकर, और सिक्के भी बताते हैं। सिक्कों में भी दोस्तों जानवरों के चित्र, कई धार्मिक प्रतीक होते थे, और पेड़ पौधों के भी चित्र होते थे सिक्कों के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ हमें क्या बताती हैं। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और टेराकोटा की मूर्तियाँ, टेराकोटा एक टाइप का पदार्थ होता है, ठीक है, उससे मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं। कृषि पद्धतियों, पशुओं के पालन पोषण और दैनिक जीवन में प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग के बारे में जानकारी दे सकता है कि किस तरह से लोग हैं मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, और वो बायोडिग्रेडेबल थे, यानी कि इन्वायरमेंट को लोग नहीं पहुंचा रहे थे वो, है ना। इमारतें और स्मारक, एलोरा और खजुराहो मध्य प्रदेश में, एलोरा आपका महाराष्ट्र में है, जैसी जगहों पर पाई जाने वाली मूर्तियाँ और स्मारक अक्सर प्रकृति के दृश्यों, पर्यावरण से संबंधित धार्मिक प्रतीकों और स्थानीय सामग्री के उपयोग को प्रतिबिंबित करने वाली स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। तो एलोरा और खजुराहो जब भी जाएंगे आप, तो दोस्तों वहाँ पर जाकर के आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि प्रकृति को भी वहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि प्रकृति का भी जरूर सम्मान था। एक इंसान की लाइफ में काफ़ी मैटर किया करती थी प्रकृति। शैल चित्र, रॉक पेंटिंग, भीमबेटका, भोपाल के पास में एक जगह है, रायसेन जिला पड़ता है, वहाँ पर है आपका भीमबेटका। तो काफ़ी पुरानी जगह है जहाँ पर इंसान ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह बनाई गुफा के अंदर। तो भीमबेटका में पाए गए प्रागैतिहासिक शैल चित्र, प्री हिस्टोरिक टाइम के जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जैसे कि डांस करते हुए हिरण, शिकार करता हुआ इंसान, पर्यावरण के साथ प्रारंभिक मानव के अंतःक्रिया और प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी समझ के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं शैल चित्र। आगे चलते कलात्मक चित्रण, यानी कि इसमें मंदिर की मूर्तियाँ शामिल हो जाएंगी। यह प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिसमें पौधे, जानवर और परिदृश्य शामिल हैं। परिदृश्य के आसपास का माहौल, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स कह सकते हैं आप, जो पर्यावरण के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं।
पेंटिंग्स देखो आगे, विभिन्न कालखंडों की चित्रकारी प्राकृतिक परिवेश कोमा मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं और प्राकृतिक विश्व के सौंदर्य शास्त्र का दृश्यात्मक चित्रण हमें प्रस्तुत करती है कि इंसान प्रकृति से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बनाया करता था, पेंटिंग किया करता था और प्रकृति का उसके जीवन में स्थान हम पता लगा सकते हैं पेंटिंग्स को देख करके कि वह एस्थेटिक्स को कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिखाता था। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र। पर्यावरण क्षरण, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि निर्माण, ईंधन और अन्य उद्देश्यों के लिए लकड़ी की मांग के कारण कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई, जैसे कि अंग्रेजों ने दोस्तों भारत में जब 1850 के बाद में रेलवे का विकास करना स्टार्ट किया तो देखो पटरियों के बीच में जो स्लीपर्स होते हैं जिसको सहतीर बोलते हैं, यानी कि जो लकड़ी के तख्ते होते हैं, उनके लिए बड़ी मात्रा में भारत के जंगल काटे गए, तो इससे कि भारत के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। कृषि और बस्तियों के विकास के कारण भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन ने भी पर्यावरण को प्रभावित किया, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, खाद्य उत्पादन बढ़ा, बस्तियों का विकास हुआ और बस्तियों के विकास के लिए कई व्यापक दायरे के अंदर जंगल काटे गए, तो भारत के इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, कैसा लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन? मेरे को ज़रूर से आप बताना और ईमानदारी से सच्ची सच्ची बताना, ठीक है? आ रहा है तो समझ में बढ़िया है, नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखना, तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी ने भारत में मानव बस्ती और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? पारिस्थितिकी ने भारत में मानव बस्ती और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इन्वायरमेंट ने ह्यूमन सेटलमेंट और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसी चीज़ का हमको आंसर लिखना है। तो पारिस्थितिकी ने भारत में मानव बस्तियों और सभ्यता को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। कुछ लोगों के रहने के स्थान और तरीके कोमा उनकी आजीविका और यहाँ तक कि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को भी प्रभावित किया। इसमें पहला हेडिंग आप लिख सकते हैं, संसाधन उपलब्धता और बस्तियों का पैटर्न। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों ने कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और बाद में गंगा के मैदानों में बस्तियां बसी। देखो जितनी भी सभ्यताएं हैं दुनिया की, वो सब कहाँ पर डेवलप हुई हैं? नदी घाटियों के पास में, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा और दैनिक जीवन में डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए पानी मिल जाएगा। तभी तो भारत के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली है, पटना है, लखनऊ है, ये सब नदियों के किनारे विकसित हुए। वनों में लकड़ी, भोजन और औषधीय पौधे जैसे संसाधन उपलब्ध थे, जिससे प्रारंभिक मानव आकर्षित हुए और इन क्षेत्रों के निकट बस्तियां बसाई। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। आप जानते हैं कि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, उससे हमें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? उससे हिमालय सुरक्षा प्रदान करता, नहीं तो जम जाएगा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जबकि थार रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों ने बस्तियों के स्वरूप और व्यापार मार्गों को प्रभावित किया। देखो थार रेगिस्तान है, उसका विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर है, और थार रेगिस्तान में दोस्तों जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा कम है ना? मतलब आपको 2-2, 5-5 किलोमीटर तक कोई घर, कोई इंसान वहाँ पे नज़र नहीं आता है। और जहाँ पे इंसान नहीं होते हैं वहाँ पर व्यापारिक मार्ग भी विकसित नहीं होते हैं। कृषि और शहरीकरण, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता और विशेष रूप से नदी घाटियों में कृषि और अधिशेष खाद्य उत्पादन के सरप्लस फूड प्रोडक्शन। 100 किलो गेहूँ आपने पैदा किया और मान लो 40 किलो आपने कंज्यूम कर लिया, आपके लिए इनफ था 40 किलो। 60 किलो जो बचा ना गेहूँ, वो आपका अधिशेष खाद्य उत्पादन कहलाता है। तो ऐसा हुआ गंगा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि फर्टाइल लैंड थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे बड़े शहरी केंद्रों के विकास के लिए भी आवश्यक था। तो जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन मिली लोगों को, वहाँ पर लोग बस गए, खेती वगैरह की, शहर बने धीरे धीरे। जलवायु में उतार चढ़ाव जैसे कि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का कमज़ोर होना ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया। तो जब जब दोस्तों मानसून भारत में कमज़ोर होता है, जब मानसून भारत में कमज़ोर होता है, तब तब कृषि उत्पादकता कम होती है और बस्तियों के स्वरूप को प्रभावित किया। यहाँ तक कि कुछ सभ्यताओं के पतन का कारण भी बना, ठीक है, मानसून का कम होना। इसकी वजह से दोस्तों सभ्यताएं ख़त्म हो गई।
थर्ड हेडिंग लिख सकते हो आप, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास। विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक मानव ने शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली अपनाई, पत्थर के औजार विकसित किए और स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया। ये कौन सा टाइम चल रहा है? ये हंटर गैदरिंग यानी कि शिकार करता था, संग्रह करता था, यूज़ करता था उनको, ठीक है, खाने के लिए, वो टाइम चल रहा था। भूगोल ने कलात्मक अभिव्यक्ति को भी प्रभावित किया। गुफाएं आश्रय स्थल प्रदान करती थी और प्रारंभिक मानव के लिए शैल चित्र बनाने का माध्यम बन गई, जैसे कि भीमबेटका। भूगोल ने कलात्मक अभिव्यक्ति को भी प्रभावित किया। तो जहाँ पर दोस्तों गुफाएं वगैरह ज़्यादा थी, वहाँ पर रॉक पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा की गई। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने ऐसे अनुष्ठान और त्यौहार विकसित किए जो प्रकृति से गहराई से जुड़े थे और पारिस्थितिक संतुलन और स्थिरता को उन्होंने बढ़ावा दिया। फोर्थ हेडिंग लिख सकते हैं, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। नदी प्रणाली और तटीय क्षेत्रों ने अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे सभ्यताओं की समृद्धि में योगदान मिला। संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध जैसी पारिस्थितिकी विवेकशीलता की प्राचीन भारतीय प्रथाएं प्राचीन काल से ही स्थायी संसाधन प्रबंधन की समझ का सुझाव देती हैं। जैसे कि राजस्थान का बिश्नोई समाज, ठीक है, वो अपने लोक देवता जो हैं उनके जम्बो जी, तो उनके बताए हुए 29 सिद्धांतों पे चलते हैं राजस्थान का बिश्नोई समाज। और दोस्तों जानवरों की और पेड़ पौधों की बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये प्राचीन भारत की जो कुछ परंपराएं हैं, ये हमें पारिस्थितिकी विवेकशीलता के बारे में बताती हैं कि आपको अगर मान लो जानवर मार दिया तो उसके लिए भी सज़ा है, पेड़ पौधा काट दिया उसके लिए भी सज़ा है। तो ऐसा प्रतिबंध होता था जिसकी वजह से भारत के संसाधन बच पाए। विशिष्ट सभ्यता पर प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता की सफलता पर सिंधु नदी प्रणाली की उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों इतनी फली फूली क्यों? क्योंकि एक तो सिंधु घाटी जहाँ पर भी बहती थी वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल लैंड, उपजाऊ ज़मीन थी, और उपजाऊ ज़मीन होने से वहाँ पर कृषि अच्छी की गई, खेती बाड़ी अच्छी हुई तो जनसंख्या भी बढ़ी। वैदिक काल में प्रकृति की गहरी समझ सी और अनुष्ठान और त्यौहार प्राकृतिक दुनिया के प्रति श्रद्धा को दर्शाते हैं। जैसे कि जो आर्य लोग थे वो प्रकृति का सम्मान करते थे, है ना, वायु को, अग्नि को, इनको पूजते थे। क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा और दोआब पारिस्थितिकी की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। देखो एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको। डेल्टा क्या होता है कि नदी जब भी समुद्र में गिरती है उससे पहले वो अपने साथ में जो भी अवसाद लाती है ना, जिसको आप सेडिमेंट्स कहते हैं, या तलछट लाती है जिसमें कंकड़, रेत, पत्थर, पेड़ पौधे ये सब होते हैं, वो एक ही स्थान पे जमा करती है, उसको कहते हैं डेल्टा। और दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो भारत में डेल्टा और दोआब पारिस्थितिकी की विशेषता नदियों के निक्षेपण, जो मतलब नदियाँ लेके आती है एक जगह इकट्ठा कर दे, उसको डिपॉजिट्स कह रहे हैं, से निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। डेल्टा और दोआब क्या है? एक प्रकार का जलोढ़ मैदान है, एलुवियल प्लेन है, मतलब यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। पहले हम रीड करेंगे डेल्टा पारिस्थितिकी विशेषताएं, प्राकृतिक भूगोल और भू आकृतियाँ, ये इसमें पहला हेडिंग लिख सकते हैं आप। डेल्टा में प्रवेश करने वाली नदियाँ जैसे जैसे उनका वेग कम होता जाता है वह अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। देखो एक तो होती है ट्राइब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदियाँ जो कि नदी में आकर मिलती हैं। और वितरिकाएँ या डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं? जो नदी से अलग निकलकर अपना रास्ता खुद बनाती हैं और वो अलग दिशा में चली जाती हैं, उनको वितरिकाएँ कहते हैं। छोटी छोटी धाराएँ होती हैं जिससे वितरिकाओं का एक नेटवर्क बन जाता है। डेल्टा समतल और उपजाऊ मैदान है जो वितरिकाओं के तलछट के जमाव से निर्मित होता है। बाढ़ के दौरान तलछट जमा होने से नदी के किनारे ऊंचे किनारे बन जाते हैं जिन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। तो प्राकृतिक तटबंधों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? बाढ़ जब भी आती है तब तलछट जमा हो जाता है, तो नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे किनारे से बन जाते हैं, दीवार से बन जाती है, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंधों के बीच के क्षेत्र जो जलमग्न और तलछट से भरे हो सकते हैं उन्हें बैकस्वेम्स कहते हैं। निचले इलाके पानी से डूबे रहते हैं, डेल्टा के आसपास के इलाके जिसे आर्द्र भूमि का निर्माण होता है। और आर्द्र भूमि आप जानते हैं कि ऐसी जगह जो पानी से भरी हुई होती है साल भर, यानी कि वहाँ पर पानी है वो संतृप्त अवस्था, सेचुरेटेड स्टेट में पाया जाता है, न तो कम न ज़्यादा। जैसे कि राजस्थान का सांबर झील, ये एक आर्द्र भूमि है जो वन्य जीवन को सहारा देती है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी
प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जल विज्ञान और अवसादन, हाइड्रोलॉजी एंड सेडिमेंट्स। नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में तलछट लाती हैं जो डेल्टा में जमा हो जाती है, जिससे भूमि का निर्माण भी होता है। तटीय परिदृश्य, कोस्टल लैंडस्केप जो है में लहरों और ज्वार भाटा के कारण निरंतर क्षरण होता रहता है और निक्षेपण भी होता रहता है। क्षरण का मतलब लगातार मिट्टी का कटाव होता है ना। और निक्षेपण का मतलब है कि नदी अपने साथ में जितना भी बहा करके लाती है, कंकड़, रेत, पत्थर, वो एक साथ जमा कर देते, डिपॉजिट कर देती है, उसको निक्षेपण कह रहे हैं यहाँ पे। इसमें गतिशील नदी मार्ग होते हैं, यानी कि नदी दोस्तों अपना रास्ता बदलती रहती है काफ़ी बार। ये डेल्टाई प्रदेश की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। और भी देख लो इसमें पारिस्थितिकी और जैव विविधता। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरे होते हैं। मैंग्रोव वन जैसे कि पश्चिम बंगाल में देख सकते हो आप, है ना, जो कि पश्चिम बंगाल को चक्रवात की तेज हवाओं से बचाते हैं। मैंग्रोव वन जो डेल्टा को स्थिर रखने तथा विविध पारिस्थितिक तंत्र को सहारे देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र पौधों और जानवरों की विस्तृत प्रजातियों का घर है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी खूब पाई जाती है यहाँ पे डेल्टा इलाकों में, यानी कि जंतु जानवर और जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, उनकी स्पीसीज यानी कि उनकी प्रजातियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें अनेक पक्षियों और समुद्री प्रजातियाँ भी शामिल हैं। डेल्टाओं की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी उन्हें चावल व चाय जैसी फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। कि डेल्टा जहाँ पर भी बनता है दोस्तों, वहाँ पर चावल और गेहूँ है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। मानवीय प्रभाव और खतरे। डेल्टाई क्षेत्रों का उपयोग कृषि हेतु किया जाता है, जिससे आवास का नुकसान और जल प्रदूषण हो सकता है। बस्तियां और शहरीकरण डेल्टाई तंत्र पर दबाव डालती हैं। अधिक खारे पानी के प्रवेश से आर्द्र भूमि खत्म हो सकती है। भारत के कुछ डेल्टा इलाके देखो आप, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा और कावेरी डेल्टा। दोआब परिस्थिति की विशेषता पढ़ लो आप, दोआब इकोसिस्टम। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो नदियों के बीच का जो इलाका है वो दोआब कहलाता है और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन रहती है। भारत के प्रमुख दोआब देखो, गंगा यमुना दोआब, बिस्त दोआब। ये कौन सा दोआब है? व्यास और सतलुज नदी के बीच में जो दोआब बनता है उसको बिस्त दोआब कहते हैं। ऐसे ही बारी दोआब दोस्तों रावी और चेनाब के बीच में है, रावी और चेनाब। जेक दोआब ये झेलम और चिनाब के बीच में है। तो दोआब क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ गहन कृषि की जाती है। इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर वो की जाती है। गहन कृषि क्या होती है कि कुछ इलाके में, मतलब कम इलाके में ज़्यादा कृषि पैदावार करना, वो गहन कृषि कहलाएगी। दोआब में स्थित नदियाँ विसर्प यानी कि सांप के आकार जैसी, ऑक्सबो झील और गुथी हुई नालियों जैसी विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। दोआब क्षेत्र में जो नदियाँ बहती है ना, वो मतलब अपना आकार बदलती रहती है। कभी वो सांप की तरह घूमती रहती है, कभी वो नालियों की तरह, कभी ऑक्सबो झील की तरह वो आगे बढ़ती रहती हैं। यहाँ अद्वितीय वनस्पति और जीव मिलते हैं। यहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोआब क्षेत्र बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है यहाँ पर। दोआब पर मानवीय गतिविधियों जैसे कृषि और शहरीकरण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिससे जल संसाधन और मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों अब पढ़ेंगे, रेगिस्तान और घास के मैदान की पारिस्थितिकी विशेषताएं बताइए। तो अभी हमने दो प्रदेशों की तो बता दी, डेल्टा इकोसिस्टम की और दोआब इकोसिस्टम की। अब डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम हम देखेंगे। तो रेगिस्तान की एक खास प्रकार की पारिस्थितिकी होती है, एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पर खास तरह के जंतु जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं रेगिस्तान में। ये सब बताना, और घास के मैदान की भी आपको विशेषता बतानी है, एक एक करके देखेंगे। भारतीय रेगिस्तान, इसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अपनी शुष्क जलवायु, रेतीले भूभाग और विरल वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। विरल वनस्पति यानी कि एक जगह सारी पेड़ पौधे नहीं होते, घास नहीं होती, अलग अलग क्षेत्र होते हैं सब पेड़ पौधे, और काफ़ी कम होते हैं, वो भी दूर दूर होते हैं। इस्तेलाह करती देख लो इसमें। रेगिस्तान एक लहरदार रेतीला मैदान है जो रेत के टीलों से बना है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अनुदैर्घ्य टीले बने हुए, अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, जो कि मतलब ऊंचाई में काफ़ी ज़्यादा हैं। और आप जानते हैं कि जो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये सब हैं ज़िले, तो वहाँ पर अब देखेंगे दोस्तों टाइम के साथ में टीले बनते रहते हैं। टीले गायब भी हो जाते हैं, टीले नए बनते भी रहते हैं। तो राजस्थान की एक फेमस नदी लूनी नदी, वो यहाँ की प्रमुख नदी है जो कि रेत में ही लुप्त हो जाती है। फिर यहाँ मरुद्यान,
मरुद्यान कोमा नमक की झीलें कोमा मैदान भी पाए जाते हैं थार रेगिस्तान में। यह क्षेत्र वायु अपर्दन के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिसके कारण रेत के टीले खिसक जाते हैं। जलवायु, भारतीय रेगिस्तान में 150 मिलीमीटर से भी कम बरसात होती है वार्षिक। उच्च तापमान व कम आर्द्रता वाली शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तापमान में अत्यधिक भिन्नता होती है। ग्रीष्मकाल में भीषण गर्मी और अपेक्षाकृत ठंडी सर्दियाँ होती हैं। वनस्पति देखो ये आप विरल यानी कि दूर दूर होती है। रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुसार कठोर सूखा प्रतिरोधी पौधे पाए जाते हैं जो कि गर्मी को सहन कर सकें और अपनी पत्तियों से कम पानी निकालें। ऐसे पौधे पाए जाते हैं जैसे कि कैक्टस, झाड़ी, बबूल, बेर, एलोवेरा। लवणीय क्षेत्रों में लवण सहिष्णु वनस्पतियाँ मिलती हैं। लवणीय क्षेत्र का मतलब है ऐसा ज़मीन जहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर ऐसे ही पौधे ज़्यादा मिलेंगे जो कि उस नमक की मात्रा को झेल पाएँ। जीव जंतु देखो यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, लिजार्ड, छिपकली, बड़ी बड़ी छिपकली, सफ़ेद रुमपेड गिद्ध, ऊँट, लुप्तप्राय, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है दोस्तों, गोंडवाना इसको हिंदी के अंदर कहेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों बहुत कम बचे हैं, 60-70 के आसपास बचे हैं और इनके ख़त्म होने का मुख्य कारण है राजस्थान और गुजरात के बीच में जो गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक लाइनें, उनकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं। शिकार भी कारण है, आवास विलुप्त। बहुत खूबसूरत पक्षी है दोस्तों। पानी की हानि रोकने हेतु रेगिस्तानी जानवर है वो सांद्रित मूत्र यानी गाढ़े यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि पानी वैसे ही कम है रेगिस्तान के अंदर। अगर पानी शरीर से निकल जाएगा तो फिर मारे जाएंगे। जल संसाधन, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है क्योंकि वार्षिक वर्षा कम होती है। यहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक मिलेगी आपको। राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए जल संचयन तकनीकों जैसे कि टांका व जोहड़ों का निर्माण किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से घरेलू सिंचाई उद्योगों में पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर से दोस्तों राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देखो घास स्थल पारिस्थितिकी, इसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ लेंगे। ग्रासलैंड इकोलॉजी, भारतीय घास के मैदानों की पारिस्थितिकी विविध प्रकार के घास के मैदानों से युक्त है। भारत में दोस्तों देखें अपन हिमालय में भी घास स्थल पाए जाते हैं, मध्य भारत में पाए जाते हैं और पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। तो जिसमें ऊंचे ठंडे हिमालयी चारागाहों से लेकर पश्चिमी और मध्य भारत के अर्ध शुष्क घास के मैदान शामिल हैं। घास, सेज और फलीदार पौधों जैसे अन्य शाकीय पौधों के साथ मिलकर प्राथमिक वनस्पति आवरण का निर्माण होता है। घास के मैदानों में मौसमी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि दोस्तों मानसून के टाइम पर घास में बहुत तेज़ वृद्धि होती है, बड़ी बड़ी घास हो जाती है, तथा शुष्क मौसम जब ड्राई वेदर होगा तब घास है सूख जाती है। यहाँ की जैव विविधता समृद्ध होती है, जैसे कि हिरण, हाथी, बाघ, तेंदुआ ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे, जेबरा वगैरह। यह पारितंत्र अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। घास स्थल पारितंत्र जैसे कि कार्बन भंडारण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल की, वो सोखने का काम करेगा। जल निस्पंदन यानी कि वाटर फिल्ट्रेशन यानी कि बरसात का पानी है वो ज़मीन पर जैसे ही घास पर जैसे गिरेगा तो धीरे धीरे रिस कर वो नीचे चला जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। कटाव नियंत्रण, मिट्टी का कटाव नहीं होता, सोइल इरोजन नहीं होता। पोषक चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मैदान पशुओं के चरने हेतु महत्वपूर्ण होते हैं तथा ये मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और अन्य जानवरों के लिए चारा उपलब्ध करवाते हैं। ये कई समुदायों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या उपनिवेशों में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था ने पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया? यानी कि दोस्तों जैसे कि बहुत सारे औपनिवेशिक शक्तियाँ आई भारत में, पुर्तगाली आए, अंग्रेज़ आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए। साथ में ये लोग अपने देश से या दुनिया भर के देशों से अलग अलग फसलें हैं, पेड़ पौधे वो लेके आए। तो किस तरह से उपनिवेशित देशों में जो कॉलोनियल कंट्रीज थी उनके पर्यावरण को प्रभावित किया। तो औपनिवेशिक काल में वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था, प्लांटेशन इकोनॉमीज ने वनों की कटाई, मर्दाचरण, जैव विविधता के ह्रास मतलब लॉस होना, ठीक है, के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। नकारात्मक पहलू देखो इसके, आप वृक्षारोपण के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता महसूस हुई और जिसमें से प्रत्येक देसी वनों और अन्य वनस्पतियों को हटा दिया जाता है।
इससे अनगिनत प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो गया। गहन कृषि विशेष रूप से एकल कृषि से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो गए, जिससे कटाव हुआ और उर्वरता कम हो गई। इससे भूमि भावी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अनुपयुक्त हो गई तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। फर्टिलाइज़र बहुत डाला लोगों ने, जिससे जलमार्ग और ज़्यादा प्रदूषित हो गए। बागानों से निकलने वाला अपवाह, देखो अपवाह यानी कि रन ऑफ, जो कि खेतों से एक्स्ट्रा पानी है वो निकल करके बाहर आ जाता है, उसको रन ऑफ कहेंगे। कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य तलछट के साथ नदियों और अन्य जल निकायों को दूषित कर देता है बागान से निकलने वाला एक्स्ट्रा पानी। इससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचेगा और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों को एकल फसल वृक्षारोपण में परिवर्तित करने से प्रभावित क्षेत्रों में पौधों और पशु जीवन की विविधता कम हो गई। बागान अर्थव्यवस्थाएं विशिष्ट फसलों जैसे कि चीनी, तंबाकू, कपास के निर्यात पर केंद्रित होती हैं। बागान अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है कि ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि आपको फ़ायदा दे, है ना। खाद्यान्न फसलें हैं वो कम से कम उगाई जाती हैं बागान अर्थव्यवस्था में, तो जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है ना। ज़मीन है वो भी खराब हो जाती है, जैसे कि भारत में नील की खेती भी की गई है और नील की खेती जहाँ पर भी की जाती है बंजर ज़मीन हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से प्रभावित पड़ा। वनों की कटाई और वृक्षारोपण से जुड़े भूमि उपयोग में परिवर्तन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है दोस्तों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, है ना, और मीथेन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगर ये वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो धरती का तापमान बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन भी होगा। बागान प्रणाली दासता यानी कि स्लेवरी और जबरन श्रम से जुड़ी थी, जिसके अपने विनाशकारी सामाजिक और मानवीय परिणाम थे। इन प्रणालियों ने शक्ति असंतुलन को भी पैदा किया, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। उदाहरण देखो आप, कैरिबियन क्षेत्र बताऊं आपको, जैसे कि वेस्ट इंडीज़, त्रिनिदाद टोबैगो, ये मतलब उत्तर अमेरिका के नीचे आ जाओ आप राइट साइड में तो कैरिबियन क्षेत्र आपको मिल जाएगा। में चीनी बागानों के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण हुआ और जिससे इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ा। ऐसे ही दोस्तों दक्षिण अमेरिका में तंबाकू और कपास पर केंद्रित वृक्षारोपण प्रणाली के कारण यहाँ वनों की भारी कटाई और मृदा क्षरण हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया में तेल ताड़ के बागानों के विस्तार के कारण इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे क्षेत्रों में वनों की कटाई और आवास को नुकसान पहुंचा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, आप फैक्ट्री फार्मिंग को सुविधाजनक बनाने और बनाए रखने में रेलवे और प्रशीतन की भूमिका को कैसे समझाएंगे। इसमें एक तो वर्ड आया फैक्ट्री फार्मिंग, एक प्रशीतन, एक रेलवे, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है दोस्तों, अगर आप मान लो अपने फार्म हाउस में अगर आप सूअर पालते हो, गाय पालते हो, भैंस पालते हो, बकरी पालते हो, मुर्गे पालते हो, ठीक है, ताकि आप उन जानवर से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनको बेच करके मुनाफा कमा पाओ। तो इस तरह की फार्मिंग फैक्ट्री फार्मिंग कहलाती है ना। फल फूल सब्जी ये भी मान लो उगा रहे हो आप बेचने के उद्देश्य से, फैक्ट्री फार्मिंग कहलाती है। तो फैक्ट्री फार्मिंग कैसे डेवलप हुई, रेलवे ने कितना सपोर्ट दिया फैक्ट्री फार्मिंग को, और प्रशीतन यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाएं हैं उसने भी कैसे सपोर्ट दिया फैक्ट्री फार्मिंग को। तो औपनिवेशिक काल के दौरान दोस्तों अगर मैं आप बताऊं आपको, तो रेलवे और प्रशीतन ने कृषि वस्तुओं को विशेष रूप से जो निर्यात की जाने वाली उपयुक्त वस्तुओं के कुशल परिवहन और भंडारण को सक्षम बनाकर फैक्ट्री फार्मिंग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि दोस्तों जो जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं हैं, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, और मान लो नॉन वेज वगैरह है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाया गया। रेलवे की भूमिका देखो, रेलवे ने कृषि बाजारों की पहुंच में महत्वपूर्ण विस्तार किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों को दूरस्थ शहरी केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ा। रेल परिवहन पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कुशल और लागत प्रभावी था, जिससे लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में कृषि उपज की आवाजाही संभव हो सके। विस्तृत बाजार पहुंच और कम परिवहन लागत ने किसानों को स्थानीय उपभोग के लिए केवल खाद्य फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय निर्यात के लिए कपास, जूट और तिलहन जैसी नगदी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों जैसे कि ब्रिटिश भारत सरकार में जो किसान थे उनको प्रमोट किया जाता था कि आप है वाणिज्यिक फसलें हैं, कमर्शियल क्रॉप हैं, वो ज़्यादा उगाओ, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, कॉफ़ी, ये सब
खाद्यान्न फसलें हैं वो कम से कम उगाओ आप। इससे किसानों की जो दुर्दशा वो भी और बद से बदतर हो गई। रेलवे ने कृषि में श्रम विभाजन और विशेषज्ञता को सुगम बनाया, जिससे कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। देखो रेलवे ने क्या किया कि कुछ स्पेशलिस्ट और कुछ ऐसे मजदूर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाए जो कि खेती करना काम करना जानते थे। तो कुछ विशिष्ट फसलें हैं जैसे कि जूट, तंबाकू, कॉफ़ी, इन सब का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभव हो पाया, उत्पादन हो पाया। रेलवे ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में मदद की। प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन के प्रभाव क्या पड़े? पहले प्रशीतन प्रौद्योगिकियां सीमित थी, पहले जो कूलिंग टेक्नोलॉजी कम थी दोस्तों, लेकिन फिर भी फल, सब्जियां, डेयरी जैसे शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों का भंडारण संभव हो पाया। प्रशीतन ने शीघ्र नष्ट होने वाले माल को दूर के बाजारों में निर्यात करना संभव बना दिया, जिससे वाणिज्यिक खेती का दायरा बढ़ा और ये वाणिज्यिक खेती है वो और अधिक विस्तृत हो गई। प्रशीतन से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी बनी रहने लगी। रेलवे और प्रशीतन का समग्र प्रभाव देख लो आप। रेलवे और प्रशीतन के आने से फसल पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। किसानों ने निर्यात के लिए नकदी फसलें उगाना शुरू कर दिया। भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों और मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक परिवर्तन हुआ, जिससे कृषि उत्पादों हेतु बाजार विकसित हुए। कृषि विकास सुगम बना। भूमि की कीमतों किराए और करों में वृद्धि के कारण किसानों का शोषण भी बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, टोटल 10 ही सवाल है। कोलकाता की पारिस्थितिकी प्रबंधन में औपनिवेशिक ज्ञान प्रणाली की भूमिका पर चर्चा करें। यानी कि कोलकाता के अंदर कुछ ऐसी विशेष फसलें उगाई गई और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं दोस्तों काफ़ी सारे जंगल थे, उनका भी दोहन किया गया। तो अंग्रेज़ों ने किस तरह से और जो औपनिवेशिक शक्ति ने उन्होंने किस तरह से यहाँ के इकोसिस्टम को प्रभावित किया? कोलकाता, स्पेशली कोलकाता। औपनिवेशिक ज्ञान प्रणालियों ने कोलकाता के पारिस्थितिक प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंस बनेगा अगर ये 2-3 लाइन लिखते हो आप। फिर क्या है कि आपका दिमाग है ना खुद काम करने लग जाता है और फिर बचा हुआ जो आंसर है वो आप लिख पाते हो। पहला हेडिंग इसमें आप लिख सकते हो स्थलाकृतिक और इंजीनियरिंग हस्तक्षेप। 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक सर्वेक्षकों ने जो सर्वे किया, जिन लोगों ने भूदृश्य का मानचित्रण किया, यानी कि कोलकाता शहर का एक प्रॉपर मैप बनाया गया, कहाँ पर खेत है, कहाँ पर हम फसल उगा सकते हैं और शहर को रहने योग्य बनाने के लिए जल निकासी सुधार सहित स्थलाकृति को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब दूर से अगर कोई देखे तो वो सोचेगा कि जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी वो कोलकाता की बेहतरी के लिए सब कुछ काम कर रही थी, मैप वगैरह बनाना, है ना, और कोलकाता की टाउन प्लानिंग करना। दूर से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि भाई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। जैसे कि टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था और रेलवे का विकास वो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था भारत में। 19वीं सदी की औपनिवेशिक नीतियों में महामारी संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए स्वच्छता, जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को प्राथमिकता दी तथा मौजूदा पारिस्थितिक संतुलन की अनदेखी की गई। यानी कि डेवलपमेंट तो हुआ कोलकाता के अंदर, लेकिन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को, यानी कि पर्यावरण के जो पहलू थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। 1878 के वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 के बाद वैज्ञानिक वन प्रबंधन और लकड़ी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कोलकाता में ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन संसाधनों का दोहन किया गया। देखो वन अधिनियम ये क्या होते थे दोस्तों, इसमें कह दिया जाता था कि जो जनजातियाँ हैं वो जंगलों के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी और कुछ खास तरह के जंगल हैं वो विकसित किए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि इमारती लकड़ियाँ हैं उनका उत्पादन हो, विशिष्ट फसलों का उत्पादन हो। तो भारत के संसाधनों का दोहन किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वनों और जल निकायों का भी दोहन किया। यानी कि हमारी जितने झील थी, नदियाँ थी, तालाब थे, इनके पानी को निकाल करके जंगलों को विकसित किया। स्वदेशी ज्ञान का हाशिए पर चले जाना, हाशिए मतलब निम्नतम स्तर पे चले जाना। औपनिवेशिक ज्ञान प्रणाली स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक ज्ञान को नज़रअंदाज करती थी। यानी कि देखो किसी भी इलाके के अंदर कोई भी जो लोग हैं ना, उनका कुछ पारंपरिक ज्ञान होता है, ठीक है, और उसी ज्ञान के आधार पर वो पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। लेकिन आप कह दो कि भाई ये जो आप कर रहे हो प्रैक्टिसेस ये गलत है, ठीक है, इस तरह से जो औपनिवेशिक शक्तियाँ वो भी इस तरह काम करती थी।
तो स्वदेशी ज्ञान पर लोगों का विश्वास उठ गया और स्वदेशी ज्ञान है वो हाशिए पर चला गया। स्वदेशी ज्ञान के प्रति इस उपेक्षा के कारण वे समुदाय हाशिए पर चले गए, जो अपनी आजीविका यानी कि अपने लाइवलीहुड को जीवन चलाने की जो उनके काम धंधे थे, उनके लिए पारंपरिक संसाधन प्रबंधन पर वो निर्भर थे, वो सब छिन गए। औपनिवेशिक नीतियों के कारण भूमि और संसाधनों पर संघर्ष उत्पन्न होता था, क्योंकि पारंपरिक प्रथाओं को बाधित किया जाता था और भूमि के नए उपयोग को लागू किया जाता था। तो औपनिवेशिक शक्तियों ने दोस्तों भारत के अंदर वन नीतियाँ लागू की। जो जनजातीय ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको जंगलों से दूर रहने के लिए कहा गया कि आप दूर रहो, संसाधन आप यूज नहीं कर सकते जंगल के, तो बेचारे करेंगे क्या, उनको और कोई स्किल्स तो आती नहीं थी। तो संघर्ष होता था। हरित साम्राज्यवाद का उदय दोस्तों 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद को पर्यावरणवाद के नाम पर उचित ठहराया जाता था। जैसे कि उपनिवेशवाद है वो एक तरीके का, कुछ लोग कह रहे थे सही भी है, क्योंकि भारत में काजू, अनानास, तंबाकू, आलू ये सब बाहर से आए, तो भारत के लिए तो अच्छा ही था। तो उपनिवेशवाद को इस तरह से भी कुछ लोगों ने उचित ठहराया, जिसमें औपनिवेशिक राज्य कुछ पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता था, साथ ही अपने लाभ के लिए संसाधनों का दोहन भी करता था। उदाहरण के देखो आप, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि जो अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र था, इसे अपने पारिस्थितिकी महत्व के बावजूद शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से खतरों का सामना करना पड़ा था। परिणाम क्या निकला? औपनिवेशिक हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकी क्षरण हुआ, यानी कि दोस्तों इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कि जंगलों का काटा जाना, जल प्रदूषण होना, जैव विविधता की हानि यानी कि जंतु जानवरों को विस्थापित करना, पेड़ पौधों को ख़त्म कर देना। इन हस्तक्षेपों यानी कि जो इंटरवेंशन हो रहे थे, कोलकाता में सामाजिक असमानताएं बढ़ी, स्थानीय समुदाय विस्थापित हुए और पारंपरिक आजीविकाएं बाधित हुई। औपनिवेशिक पारिस्थितिक प्रबंधन की विरासत कोलकाता को प्रभावित कर रही है। आज भी दोस्तों कोलकाता का जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, कि पिछले 200 सालों के अंदर जिस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिसेस चली, जिसे जल प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान यानी कि वेस्ट डिस्पोजल और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित चुनौतियाँ आज भी जारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्राचीन और मध्यकालीन समय के दौरान जो नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि नेचुरल डिजास्टर जो आई, उस पर आपको एक नोट लिखना है कि भूकंप वगैरह कब आया, बाढ़ कब आई, ठीक है, सूखा, अकाल, ये काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं प्राचीन और मध्यकालीन समय में। इसी पे आप जो भी जानते हो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। आपकी किताब के हिसाब से मैंने क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में एक भयंकर अकाल पड़ा था, ऐसा बताते हैं लोग, जो 12 सालों तक चला। इसी अकाल के कारण दोस्तों कहा जाता है कि संभवतः है जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उन्होंने दुखी होकर सिंहासन ही त्याग दिया, गद्दी त्याग दी और एक जैन संत के साथ दक्षिणी की ओर चल पड़े। उस स्थान का नाम था श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ तक इन्होंने यात्रा की, अपनी गद्दी छोड़ दी, क्योंकि अकाल से लोगों की वो सहायता नहीं कर पा रहे थे। 12 सालों तक भयंकर अकाल पड़ा, काफ़ी लोग मारे गए। चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी दोस्तों आपदा के दौरान राहत उपायों की सूची दी गई है कि राजा को अन्न भंडार का संरक्षण करना चाहिए, लोगों में सामान जो है वो वितरित करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं वो अर्थशास्त्र नाम की किताब में लिखी है। अशोक के सोह गोरा कांसे अभिलेख, गोरखपुर का अभिलेख है, गोरखपुर यूपी में मिला है। सोह गोरा कांसे अभिलेख। कांसा क्या होता है? तांबा और टिन को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है, तांबा और टिन को, उसको ब्रोंज या कांस्य कहते हैं। अभिलेख आप जानते हैं किसी भी ठोस सतह पर, सॉलिड सरफेस पर जो भी लिख करके जनता तक जो भी मैसेज पहुंचाता है उसको अभिलेख कहते हैं। तो इस अभिलेख में क्या लिखा है? सूखा पड़ने की स्थिति में भंडार गृहों में रखे खाद्य सामग्री को अधिकारियों द्वारा न्यायपूर्वक वितरित किया जाना चाहिए। ये अशोक के सोह गोरा कांस्य अभिलेख में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों महास्थानगढ़, ये बांग्लादेश के अंदर है। आज यहाँ पर एक अभिलेख मिला, महास्थानगढ़ अभिलेख। तो इसमें भी आपदा की समय लोगों को ऋण देना चाहिए, लोन देना चाहिए और अन्न भंडार से धान वितरित करने के बारे में कहा गया है। मौर्य काल में भी सूखा, अकाल, खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने हेतु प्रजा व शासक दोनों ही जल संचयन यानी कि पानी को इकट्ठा करने की तकनीकें हैं वो अपनाएगी। वह भंडारण का प्रयास करते थे लोग, राजा और प्रजा दोनों मिलकर के। देखो सुदर्शन झील काफ़ी बार सुना है, एक बार और सुन लो आप। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, क्या नाम था उनका? पुष्यगुप्त वैश्य, उसने करवाया था सुदर्शन झील। और नेट जीआरएफ वगैरह में काफ़ी ऐसे सवाल आते रहते हैं। और इसी झील की मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग किसने करवाई? शकों का एक राजा था,
शकों का राजा रुद्रदामन प्रथम ने इसकी रिपेयरिंग करवाई और बाद में स्कंदगुप्त ने भी इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। धार्मिक दानों का उपयोग जैसे कि जक़ात, खैरात, है ना, ये सब धार्मिक दान होते हैं, इनका उपयोग आपदाओं के दौरान होता था। और एक कवि हैं दोस्तों कल्हण, उनकी किताब है राज तरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो उसमें 1150 ईस्वी में कश्मीर में आए अकाल व भयंकर बाढ़ के बारे में बताया गया। इतिहासकार इरफान हबीब ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पड़े 29 अकालों का जिक्र किया है। मध्यकालीन भारत ने भूकंप, बाढ़, सूखा और अकाल और महामारियों सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। मध्यकालीन भारत में भी अकबर के समय, बाबर के समय, शाहजहाँ के समय अनेक भूकंप, बाढ़ आए जिनका जनसंख्या और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापक कष्ट, जान माल का नुकसान भी होता है दोस्तों। और कुछ राजवंशों का पतन तो इसलिए हुआ क्योंकि महामारियाँ फैली, जैसे कि प्लेग, बुबोनिक प्लेग फैला, भूकंप आया, बाढ़ आई, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। और आपको जो भी जानकारी है, पल्लव और चोल वंश भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे बाढ़ वगैरह से, जैसे कांचीपुरम में बाढ़ आती थी, ये सब भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। ये थे हमारे बड़े सवाल दोस्तों जो कि आपको लिखने थे 500 शब्दों में, 20-20 नंबर के सवाल। लास्ट क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। 10-10 नंबर के सवाल है। पहला है नहर कॉलोनियाँ क्या होती हैं। देखो, नहर कॉलोनियाँ क्या थी? कैनल कॉलोनीज ब्रिटिश भारत क्षेत्र में विशेष रूप से पंजाब के उन क्षेत्रों को संदर्भित या बताती हैं जिन्हें सिंचाई नहरों के निर्माण के माध्यम से उत्पादक कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता था। मैं बताऊं आपको नहर कॉलोनी क्या थी। जैसे कि कोई बंजर इलाका है, ठीक है, बंजर इलाका है, पास में नदी बहती है, तो पंजाब के बहुत सारे इलाकों से किसान बुलवाए गए, उनके लिए रहने के लिए घर भी बनाए गए। वहाँ पर उनको कहा गया कि यहाँ पर धान यानी कि चावल और गेहूँ है वो आप उगाओ, और ये जो नदी का पानी है हम यहाँ पर नहरों के माध्यम से ला करके इस सूखी ज़मीन को फर्टाइल बनाएंगे, यहाँ पर अनाज पैदा करेंगे। तो इस प्रकार की कॉलोनियाँ, बस्तियाँ जो बसी वो नहर कॉलोनियाँ कहलाई। ये कॉलोनियाँ ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती के लिए स्थापित की गई थी कि जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ गेहूं और कपास उगा करके बेचना चाहते थे, जिससे यहाँ की शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में बदल गई। इसके बाद पंजाब के विभिन्न हिस्सों से यहाँ किसानों को बसने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इन कॉलोनियों का प्रारंभिक उद्देश्य गेहूं और कपास जैसी फसलों की खेती के लिए कृषि भूमि तैयार करना था, जिन्हें बाद में निर्यात किया जाता था। इससे कृषि उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया तथा नई बस्तियों और समुदायों के विकास को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इसमें दूसरा पार्ट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या होती है परिभाषा, बता देता हूँ यार एक बार और। किसी क्षेत्र विशेष के मौसम की जो औसत दशाएं हैं उसमें अगर परिवर्तन होता तो इसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ऐसे शुरुआत कर दो ना, क्या दिक्कत है। जलवायु परिवर्तन ने भारत के पूरे इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। चूँकि ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, तो हम हिस्ट्री के ही कुछ पॉइंट लिखेंगे जलवायु परिवर्तन में। जैसे कि 1901 व 2018 के बीच में दोस्तों भारत का जो औसत तापमान है 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसका जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों को ठहराया जाता है, जैसे कि मीथेन को, जलवाष्प को, कार्बन डाइऑक्साइड को। 1950 के दशक से मानसूनी वर्षा में कमी का रुझान देखा गया है ना। अगर मानसून कम आता है तो आप जानते हैं कि जो फसल की उत्पादकता है वो कम होती है। पिछले 2 दशकों से झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, तीव्रता बढ़ गई है। देखो बारंबारता क्या होती है कि मान लो साल में भूकंप 2 बार आ रहे थे, अब वो 10 बार आने लग गए तो बारंबारता बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी कहेंगे बारंबारता को। और तीव्रता का मतलब क्या हो, जैसे कि भूकंप 4 रिक्टर का आता था, अब 6.5 रिक्टर का आने लगा रिक्टर पैमाने पर। तो तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी भी बढ़ी है प्राकृतिक आपदाओं की। तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन से गेहूं और चावल की पैदावार प्रभावित होती है। आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे ज़्यादा ही होगा और बरसात कम ज़्यादा पड़ेगी तो गेहूं चावल कम पैदा होंगे। जलवायु परिवर्तन से भारतीय राज्यों ने इतिहास में सूखे, अकाल, बाढ़ का सामना किया है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के उतार चढ़ाव ने प्राचीन राजवंशों के उत्थान व पतन में भी योगदान दिया। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासन और विस्थापन बड़ी मात्रा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में ही तीसरा पार्ट, मानव वन्य जीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। देखो क्या होता है कि जंगल काटे के जाने की वजह से जो जंगल के अंदर जानवर रहते हैं वो मानव बस्तियों में आने लगते हैं, और वहाँ पर वो किसी जानवर को खा जाएंगे, बच्चे को खा जाएंगे, इंसान पे हमला कर देंगे, तो वो वन्य जीव संघर्ष या मानव संघर्ष कहलाएगा। भारत में
मानव और वन्य जीव सदियों से सहअस्तित्व में यानी कि मिलकर के रह रहे हैं। जानवर और इंसान तथा क्षेत्र और प्रजातियों के आधार पर उनके बीच संघर्ष के स्तर अलग अलग स्तर के रहे हैं। प्रारंभ में शिकार प्रथाओं के कारण जब राजा शिकार करने के निकलता था तब हो सकता है किसी जानवर से उसका संघर्ष हो जाए। औपनिवेशिक नीतियों के कारण समुदायों का वनों और वन्य जीवन से अलगाव हो गया, जिससे असंतोष बढ़ा, संघर्ष में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय उद्यानों और रिजर्वों की स्थापना हालांकि संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ और वन्य जीवों के साथ संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। देखो, अंग्रेजों ने है ना काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो भारत में लागू की थी और कहा जनजातियों से कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। वो स्थापित हो गए तो पहले जंगल से ही कुछ तेंदुपत्ते, शहद वगैरह लकड़ियाँ चुन करके वो आजीविका चला रहे थे, जीवन उनका मस्त चल रहा था। लेकिन वन नीतियों, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हुई। अब वो ऐसे क्षेत्रों में भी जाने के लिए मजबूर हो गए जहाँ पर जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा रहा करते थे। तो फलता है मानव और वन्य जीव का संघर्ष बढ़ा। अंग्रेजों ने हालांकि राष्ट्रीय उद्यानों और रिजर्वों की स्थापना की, लेकिन उससे भी तनाव बढ़ा, संघर्ष बढ़े। शहरीकरण और कृषि बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी ढांचा मतलब सड़क का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, प्रशासनिक बिल्डिंगों का निर्माण करना, सब बुनियादी ढांचे या अवसंरचनात्मक ढांचा या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इनका विकास वन्य जीव आवासों पर अतिक्रमण कर रहा है। यानी कि जंगल को ही काट कर दोस्तों अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, इंसानों से लड़ेंगे भाई, उनको भी तो भूख प्यास लगती है, जिससे जानवरों को मानव बस्तियों में आने के लिए मजबूर होना पड़ा और संघर्ष बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लास्ट सवाल देखेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आप पर 1.5 की स्पीड में सुन सकते हैं इसको गाइज। औपनिवेशिक काल के दौरान वनों की कटाई। देखो, वनों जंगलों को क्यों काटा जाता था? आर्थिक लाभ के लिए और सामरिक हितों से प्रेरित उपनिवेशवाद का भारत व जावा जैसे उपनिवेशी क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जावा कहाँ पे? इंडोनेशिया में एक टापू है जावा। और भारत के जंगलों का फ़ायदा क्यों उठा गया? एक तो आर्थिक लाभ के लिए, यानी कि यहाँ पर सागौन है ना, और भी इमारती लकड़ी के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उगा करके फ़ायदा कमाया गया। रेलवे में जो स्लीपर्स होते हैं वो बनाए गई है ना। लकड़ी की मांग, ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी शक्तिशाली नौसेना के निर्माण से ओक व सागौन जैसी मजबूत लकड़ी की भारी मात्रा में आवश्यक थी। देखो, शक्तिशाली नौसेना निर्माण मतलब जो जहाज़ें वगैरह बनेंगी नेवी वगैरह के लिए, उसमें लकड़ी की आवश्यकता होती थी। जंगलों को काटा गया और ओक व सागौन जैसे पौधे होते हैं उनको काटा गया। 1850 के बाद भारत में रेलवे का तेज़ी से प्रसार हुआ, जिससे स्लीपर निर्माण, जिसे आप सहतीर भी कहते हैं। स्लीपर क्या होते हैं? रेल की पटरियों के बीच में जो लकड़ी के तख्ते होते हैं ना, उनको स्लीपर कहते हैं। लकड़ी के तो बने होते हैं, और लकड़ी कहाँ से आएगी? जंगलों काट के आएगी, जंगलों काटा गया इसलिए। कृषि विस्तार, औपनिवेशिक शक्तियों ने यूरोप में बदलती मांग को पूरा करने के लिए जूट, कपास, चीनी, चाय, कॉफ़ी और रबर जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया। फलतः कृषि भूमि हेतु विशाल वन क्षेत्रों का सफाया किया गया। अब देखो, जो वाणिज्यिक फसलें हैं ना दोस्तों, वो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने भी वही काम किया, जंगल काटे है ना, जंगल काटे उन्होंने। अन्य कारक देख लो, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या और उसके अनुरूप खाद्यान्न की मांग ने भी वनों की कीमत पर कृषि योग्य भूमि के विस्तार में योगदान दिया। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हर व्यक्ति को अच्छा घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? जंगलों को काट के आएंगी। सड़कों, पुलों व प्रशासनिक अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके निर्माण के कारण भी जंगल काटे गए। वनों की कटाई के प्रभाव परिणाम देख लो आप। पारिस्थितिक क्षरण, मूल निवासियों का विस्थापन, यानी कि जो वहाँ पर जनजाति रहती थी उनको अपना जगह घर छोड़ के जाना पड़ा। माइग्रेशन को कहेंगे, विस्थापन को। आजीविका का नुकसान होना, सांस्कृतिक विघटन, यानी कि जो जनजातियों का जो संस्कृति होता है उसमें भी। अब जैसे कि जंगल के अंदर कोई जनजाति रह रही, वो अचानक से उसको अगर भगा देंगे, शहरों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर उनकी संस्कृति बच नहीं पाएगी शहरों के अंदर। और वन आंदोलन भी हुई। कुल मिलाकर के आपका जो ये जून वाला जो पेपर था मैंने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है। अगर किसी को वैल्यूबल एज सजेशन देना है तो वो भी दे सकता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैंने एक एक बात है वो आपको अच्छे समझाई है ना, पॉइंट टू पॉइंट। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि
क्या हम पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं या फिर हेडिंग बना के लिख सकते हैं? जनरली मैं हेडिंग बना के लिखना पसंद करता हूँ। अगर आपको पूरा आंसर याद है तो आप हेडिंग बना के लिखो, ठीक है। उससे एग्जामिनर को भी पढ़ने में थोड़ी सहूलियत होगी, नंबर अच्छे मिलते हैं। और अगर लग रहा है कि पॉइंट मैं भूल गई हूँ या भूल गया, तो आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे टोटल 10 सवाल, 5 सवाल ये आपको अटैम्प्ट करने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहते हो आप, मेरे को ज़रूर कमेंट करके आप बताना, और अच्छा लगे तो एक बढ़िया सा कमेंट आपको करके जाना है, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो की रीच बढ़ती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।